अमेरिका आज़ाद हो चुका है। यहाँ तक की कहानी हमने कल तक सुन ली थी। अब हम जानेंगे कि अमेरिका कैसे अंतरिक्ष में जाता है, चाँद पर कैसे पहुँचता है, सब कहानियाँ बताएंगे। और क्यों चाँद पर जाने की तैयारी करता है अमेरिका, और आज तक और कोई मनुष्य अब चाँद पर क्यों नहीं पहुँच पाया, यहाँ तक कि अमेरिका ही क्यों नहीं अपने लोगों को चाँद पर पहुँचा पाया। एक ही व्यक्ति आज तक चाँद पर क्यों पहुँचा, या एक ही बार क्यों पहुंचा, सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अमेरिका की कहानी में। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट में विजिट करके हरियाणा की कहानी, जम्मू कश्मीर की कहानी, राम मंदिर से जुड़ी पूरी कहानी, फिर आपका अबू धाबी में बन रहे मंदिर, जो बना था मंदिर जिसका उद्घाटन पिछले वर्षों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसकी कहानी, साथ ही साथ आने वाले समय में हम झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, झारखंड की इतिहास के बारे में जानेंगे। इसी तरह देश और दुनिया के सभी चीज़ों को कवर करते हुए आगे चल रहा है एमपीएस हिंदी। तो चलिए आइए जानते हैं अमेरिका की कहानी में क्या ट्विस्ट अब आने वाला है। समय है 12 अप्रैल 1961 की सुबह 9:37। मॉस्को से वॉस्टॉक 1 नाम के अंतरिक्ष यान ने उड़ान भर दी। इसमें 27 साल के यूरी गागरिन सवार थे। जैसे ही रॉकेट छोड़ा गया, गागरिन ने कहा, पोए खाली, यानी अब हम चले। पहली बार कोई इंसान अंतरिक्ष में कदम रखने जा रहा था। स्पेस रेस में अमेरिका पर सोवियत रूस, यानी आज का रूस जो है, और उस समय का यूएसएसआर की यह सबसे बड़ी जीत थी। अगले महीनों यानी 25 मई 1961 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका 1960 के दशक के अंत तक चांद पर इंसान को भेजेगा और सुरक्षित वापस भी लाएगा। उस वक्त तक अमेरिका के पास इसका कोई प्लान भी नहीं था। महज 8 साल बाद 20 जुलाई 1969 की शाम 4:17 पर अमेरिकी स्पेस सेंटर को नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ से एक मैसेज मिला। इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, हम चांद पर लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ अमेरिका ने स्पेस रेस की नई इबारत लिख दी। इस मिशन पर करीब $25 अरब खर्च किए गए। फिर से सुनिएगा, कितने पैसे खर्च हुए? $25 अरब। अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफ़र ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है, और अमेरिका कैसे सुपर पावर बनता है वो कहानियाँ आज आपको सुनने को मिलेंगी। द्वितीय विश्व युद्ध की भी कहानी आपको इसमें सुनने को मिलेगी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और सोवियत यूनियन के साथ शीत युद्ध, और अमेरिका के पावरफुल और दुनिया पर राज करने की कहानी। अमेरिका से पहले ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। 18वीं सदी के अंत में अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन वहाँ इसे प्रोडक्ट तैयार करने की मशीनरी नहीं थी। इस सेक्टर में मोनोपोली बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने टेक्सटाइल लेबर्स के अमेरिका जाने पर बैन लगा दिया। वहीं अमेरिका लगातार उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा था। 1789 में 21 साल के सैमुअल स्लॉटर ने किसान का भेष बनाया और शिप में सवार होकर अमेरिका पहुंचा। वह कॉटन इंडस्ट्री में काम कर चुका था। उसने एक अमेरिकी कारोबारी के साथ स्लॉटर मिल नाम से कॉटन फैक्ट्री शुरू कर दी। ये पानी से चलने वाली पहली अमेरिकी टेक्सटाइल मिल थी। धीरे धीरे ऐसी कई मिलें डेवलप की गईं। कुछ ही सालों में स्लॉटर मिल 6 गुना बढ़ी। साथ ही अमेरिका में इस तरह की कई मिल डेवलप हो चुकी थी। अमेरिका में कॉटन इंडस्ट्री में तेजी आई तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रिटेन को हुआ। उसी ब्रिटेन को हुआ जिस ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना गुलाम बना रखा था, और जिसमें अब्राहम लिंकन और भी बहुत सारे लोगों के कड़ी मशक्क़त के बाद अमेरिका आज़ाद हुआ था। वहाँ पे लोकतंत्र, गणतंत्र आया था, और उसी देश को अब कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था अमेरिका। अमेरिका में कॉटन इंडस्ट्री में इतनी तेजी आई तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रिटेन को हुआ, और इसी के चलते ब्रिटेन में सैमुअल स्लॉटर को स्लॉटर द ट्रेटर, यानी कि धोखेबाज स्लॉटर कहा जाने लगा। खेती से इंडस्ट्री पर शिफ्ट हुई अमेरिकन इकॉनमी कैसे आगे बढ़ी, आइए जानते हैं। सिविल वार से पहले अमेरिका में खेती ही कमाई का जरिया थी। हालांकि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने की भरपूर गुंजाइश थी। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अलावा पेट्रोकेमिकल, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक पावर जैसी मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप होने लगे।
इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल नेटवर्क तैयार हुआ। 20 सालों में 2 गुना अमेरिका का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, आइए बताते हैं। पहले बताएं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। तो 1879 में 540 करोड़ डॉलर था 1879 में, फिर 1899 में 1130 करोड़ डॉलर हो गया। वहीं गोल्ड और सिल्वर के एक्सपोर्ट की बात करें तो 1877 में 59 करोड़ 59 करोड़ डॉलर था। वहीं 1900 में 137 करोड़ डॉलर था। स्टील प्रोडक्शन 1800 में 14 लाख टन और 1900 सन में 1.1 करोड़ टन स्टील प्रोडक्शन था। वहीं रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे तो 1.5 लाख किलोमीटर ये आपका 1880 तक बन गया। वहीं 3.1 लाख किलोमीटर 1990 तक बन के तैयार हो जाता है। ये जो सोर्स है ब्रिटानिका के द्वारा दिया गया है। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ अमेरिका में रईस, उद्योगपति और अमीर मध्यम वर्ग बन गया। इंडस्ट्रीज का बिजनेस संभालने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी, जिससे नौकरी के मौके खुले। अमेरिका की ग्रोथ को देखते हुए दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे। जर्मनी की वजह से कैसे प्रथम विश्व युद्ध होता है और उसमें अमेरिका को भी आना पड़ता है, क्या है कहानी, रोचक कहानी है, ध्यान लगा के सुनिएगा। 7 मई 1915 की दोपहर ब्रिटिश शिप लूसिटानिया न्यूयॉर्क से लिवरपूल लौट रहा था। आयरलैंड के पास एक जर्मन सबमरीन ने हमला कर उसे डुबो दिया। इसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक थे। दरअसल इस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था। इसमें एक तरफ जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एम्पायर और बुल्गारिया थे, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इटली और जापान थे, जिन्हें एलाइड पावर्स कहा जाता था। 4 अगस्त 1914 को जब जंग की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने न्यूट्रल रहना चुना, क्योंकि अमेरिका में यूरोपीय देशों से आए लोग रह रहे थे। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन अमेरिका में बाहरी देशों की लड़ाई का असर नहीं चाहते थे। अमेरिका लूसिटानिया के डूबने के बाद अमेरिकियों में गुस्सा भर गया। 2 अप्रैल 1917 को राष्ट्रपति विल्सन कांग्रेस के स्पेशल जॉइंट सेशन में गए। उन्होंने जर्मनी से जंग का ऐलान करते हुए कहा, लोकतंत्र के लिए दुनिया की हिफाजत करनी होगी। इसके बाद अमेरिका जंग में एलाइड पावर्स के ग्रुप में शामिल हो गया। अमेरिका ने न सिर्फ कम समय में एक बड़ी आर्मी खड़ी कर दी, बल्कि उसे ट्रेनिंग भी दे दी। कुछ ही महीनों में अमेरिका ने हथियार, सिप, राशन जैसी सभी चीज़ों का इंतजाम भी कर लिया। नवंबर 1918 में जर्मनी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। 11 नवंबर को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा दिया। 1 सितंबर 1939 को एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर एलाइड पावर्स बनाया। शुरुआत में अमेरिका ने इससे दूरी बनाई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट समझते थे कि अमेरिकी सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर रखने का सबसे अच्छा तरीका है हिटलर को हराने में फ्रांस और ब्रिटेन की मदद करना। अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन को फंड, गोला बारूद और मशीनरी दी, साथ ही अपनी फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल कर जंग पर असर डाला। 7 दिसंबर 1941 को सैकड़ों एयरक्राफ्ट के साथ जापान के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर ने अमेरिकी आइलैंड पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इसमें 2400 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गए और कई एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। अमेरिका में जापानियों के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर गई। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेज का साथ देने का फैसला किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ऐलान किया, चाहे जितना समय लगे हम इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे। 8 मई 1945 को जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान के साथ अमेरिका का टकराव जारी था। इसे 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं कि सालों साल बीतते जा रहे हैं। उसी तरह से जापान के साथ अमेरिका का टकराव सालों साल चलता रहा और जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मौत के बाद हैरी ट्रूमैन ने कमाल संभाली। वो इस जंग को जल्दी खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एटम बम का सहारा लिया। अगस्त
1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर अमेरिका ने दहशत फैला दी। इसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। इस जंग में 3.3 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, कई हमेशा के लिए अपंग हो गए। अमूमन जंग महंगाई, गरीबी और आर्थिक अस्थिरता लाती है, लेकिन वर्ल्ड वार II अमेरिका के लिए लाया नौकरियां, द ग्रेट डिप्रेशन से उबरने का जरिया, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने की राह और सुपर पावर का ओहदा। जंग के दौरान अमेरिका में मिलिट्री से इतर करीब 17 करोड़ नई नौकरियां जनरेट हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 96% तक बढ़ा। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स 2 गुना हो गया। नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ज़्यादा महिलाएं वर्क फोर्स में शामिल हो गई, यानी कि महिलाओं को कहीं ना कहीं भागीदारी मिल गई। अमेरिका ने जंग सिर्फ मैदान में ही नहीं जीती, बल्कि उसने अपने घर में भी बड़ी जीत हासिल कर ली थी, अपनी इकॉनमी को अपने कंट्रोल में करके। 17 मार्च 1947 बदलती जियोपॉलिटिक्स के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ऐलान किया, अमेरिका कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन के विस्तार को रोकेगा। इसके लिए आर्थिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर कठोर कदम उठाएगा। ये ऐलान था जिसने अगले कई दशकों के लिए दुनिया को गहरे संकट में धकेल दिया और लाखों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। हालांकि इसमें अमेरिका और यूएसएसआर, जो वर्तमान समय का रूस है, रसिया है, जिसके राष्ट्रपति पुतिन है, जहां अभी आपका हाल ही में जो एक समिट हुई थी जिसमें भारत और चाइना रसिया के कहने पर एक हो गए, वही रसिया की हम बात कर रहे हैं। और जब भारत और चाइना एक हुए तो इसे कहीं ना कहीं अमेरिका के गाल पे तमाचा मारने की वाली बात दुनिया की मीडिया में छाई रही। अब बात करते हैं कि जब यूएसएसआर और अमेरिका दोनों के बीच में कभी सीधी जंग नहीं हुई, बल्कि इन्होंने दूसरे देशों की जंग में सपोर्ट किया। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये आपस में डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और वहीं रसिया भारत और चाइना को एक करके अमेरिका की राह मुश्किल कर दिया। एक दूसरे को जब ये सपोर्ट करने लगे तो इस संकट को कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के नाम से जाना गया, यानी कि ठंडा युद्ध, जो लड़ा तो नहीं जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लड़ा जा रहा है, जो 1947 से लेकर 1991 तक करीब 46 सालों तक लगातार चलता रहा। कोल्ड वार की शुरुआत से ही अमेरिका और यूएसएसआर में एटॉमिक वेपन बनाने की होड़ मच गई। 1949 में यूएसएसआर ने एटम बम की टेस्टिंग कर ली थी। इसमें बौखलाए अमेरिका ने और भी घातक और विनाशकारी एटॉमिक वेपन बनाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने कहा, अमेरिका हाइड्रोजन बम बनाएगा। 3 साल बाद 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड में पहले हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग भी कर ली। ये विस्फोट नागासाकी में गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस ब्लास्ट से पैदा हुई गर्मी से आइलैंड गायब हो गया और समुद्र में बड़ा छेद बन गया। 10 महीने बाद 12 अगस्त 1953 को यूएसएसआर ने भी अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध का क्या मामला है, आइए बताएं कि दूसरे विश्व युद्ध तक ज़्यादातर देशों के पास जितना सोने का भंडार होता था वो उतनी ही वैल्यू की करेंसी जारी करते थे, यानी कि जिसके पास जितना सोना रहेगा उसके यहाँ की जो मनी है या उनका जो करेंसी है, नोट है, जैसे भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, एन है, चाइना में, ये सारी चीज़ें जो हैं सोने के ऊपर थी। और आप देख रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं विदेशों में रखे जो भारत के सोने हैं, गोल्ड्स हैं, उनको जहाज़ों के द्वारा मंगा रहे हैं। अभी दिवाली के आसपास भी गोल्ड आया, उससे पहले भी गोल्ड आया हुआ था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं कि भविष्य में भारत का जो रुपया है उसकी कीमत बढ़ सकती है। और उस समय क्या था, 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स मिलते हैं। उन्होंने अमेरिकी डॉलर को बेस करेंसी बनाया और इसी आधार पर सभी करेंसी के एक्सचेंज रेट तय कर दिए गए। दरअसल उस वक्त तक अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार था। वो दुनिया की सबसे बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्था था। साथ ही अन्य देशों को ये भी मालूम था कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे सकता है। ये व्यवस्था करीब 3 दशक
तक चलती रही। डॉलर दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी बन चुका था, लेकिन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और उसके बदले में सोना लेते थे। इससे अमेरिका के सोने का भंडार खत्म होने लगा। डॉलर की मजबूती की एक और बड़ी वजह थी। दरअसल 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी के साथ एक करार किया। करार की शर्त यह थी कि उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा और बदले में सऊदी सिर्फ डॉलर में तेल बेचेगा। यानी अगर देशों को तेल खरीदना है तो उनके पास डॉलर होना चाहिए। 1973 में अमेरिका ने डॉलर से पेमेंट के लिए स्विफ्ट नेटवर्क शुरू किया, SWIFT नेटवर्क शुरू किया। तब इसमें 22 देशों के 518 बैंक जुड़े। फिलहाल इसमें 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। अब सारा पैसा तो व्यापार में लगा नहीं होता, इसलिए देश अपने एक्स्ट्रा पैसे को अमेरिकी बॉन्ड में लगा देते, जिससे कुछ ब्याज मिलता रहे। सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी भारत की इकॉनमी से भी 2 गुना ज़्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ में करता है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। अमेरिकन मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री मानी जाती थी, जिसमें अभी 13 लाख एक्टिव सिपाही हैं। इनमें से 4.73 लाख जवान आर्मी में, 3.48 लाख नेवी में और 3.23 लाख एयरफोर्स में, 1.77 लाख जवान मरीन कॉर्प्स और 8,600 जवान स्पेस फोर्स में हैं। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के मामले में अमेरिकन मिलिट्री तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा 8 लाख जवान रिजर्व में हैं, वहीं 7.5 लाख सिविलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस अमेरिकन आर्मी के पास पावरफुल ड्रोन्स, एडवांस सर्विलांस सिस्टम, हाईटेक हथियार समेत कई खास चीज़ें हैं। इस वक्त अमेरिका के पास 70 देशों में करीब 800 मिलिट्री बेस हैं। अमेरिकन नेवी में 31 वारशिप, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत करीब 290 डिप्लॉयबल शिप हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के पास 5,000 लड़ाकू विमान और 400 मिसाइलें हैं। इतनी बड़ी मिलिट्री पर अमेरिका खर्च भी ज़्यादा करता है। 2023 में अमेरिका का डिफेंस बजट 82,000 करोड़ डॉलर रहा। ये बजट भारत के डिफेंस बजट से 10 गुना से भी ज़्यादा है। डिफेंस पर खर्च करने के साथ इससे अमेरिका कमाई भी करता है। आज अमेरिका सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। 2019 से 2023 के बीच दुनिया के कुल आर्म्स एक्सपोर्टर में 40% शेयर अमेरिका का रहा। 2023 में अमेरिका ने करीब 8,000 करोड़ बिलियन डॉलर की मिलिट्री सेल्स के। पावरफुल फॉरेन पॉलिसी कैसे अमेरिका बनाया, आपको बताते हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हमेशा उसकी ताकत रही। सोवियत यूनियन जो USSR से निपटने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नाटो का गठन किया था। आपको बता दें कि रसिया का जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, यूक्रेन को नाटो में लेने की बातें आपने मीडिया में बहुत सुनी होगी और सालों से सुनते आ रहे हैं। अगर नाटो में उसमें मिल जाता है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन जो है नाटो में अगर विलय कर लेता है तो रसिया के ऊपर नाटो में जितने सदस्य देश हैं वो हमला करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसी से जो अमेरिका है नाटो को सपोर्ट कर रहा है और रसिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रसिया को पीछे करने के लिए यूक्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे लेते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने ही यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नाटो का गठन किया था। ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए कि नाटो का गठन किसने किया था, अमेरिका ने किया था। ये शब्द नाटो वाला आपको रोज सुनने को मिल जाता होगा। USSR के टूटने के बाद नाटो को ख़त्म नहीं किया। आज नाटो में 32 देश हैं और इसके जरिए अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ अपनी पहचान और उनको साथ में रखता है। अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल एक वेपन यानी कि हथियार के तौर पर करता है। ऐसे में कई देश अमेरिका से घबराए हुए हैं और वो अपने रिजर्व और पॉलिसी में बदलाव भी ला रहे हैं। दरअसल जब भी अमेरिका को किसी देश में से खतरे की भनक लगती है तो वो उस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देता है। इसका असर उसकी इकॉनमी पर होता है। यही कारण है कि कई देश अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। उसने विदेशों में रखा रूस का $282 बिलियन का रिजर्व फ्रीज कर दिया। इसके अलावा अमेरिका ओपन मार्केट का समर्थक रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसे ज़्यादातर बाज़ारों का एक्सेस मिले। फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट पर भी अमेरिका जोर देता है। आज लगभग हर फील्ड में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ओपन मार्केट का सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को ही होता है। अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत इकॉनमी है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिका की जीडीपी करीब 27.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो ग्लोबल जीडीपी का अकेले 25% है। 2023 में 80% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शन और 58% पेमेंट अमेरिकी डॉलर में किए गए। आज भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के 59% फॉरेन रिजर्व अमेरिकी डॉलर में हैं। साथ ही दुनिया का 64% लोन डॉलर में ही है। 50 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ अमेरिकी स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट भी है, शेयर बाजार भी है। ये भारत के स्टॉक मार्केट से करीब 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियां अमेरिका से हैं, जो बिजनेस वर्ल्ड में अमेरिका के दबदबे को दिखाता है। तो आज हमने जाना अमेरिका के बारे में, और अमेरिका की जो एक तरह से सुपर पावर बनने की कहानी है वो आपको समझ में आ गया होगा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे अब्राहम लिंकन की आंख में गोली मारी गई थी, गुलामी से लड़ने वाले लिंकन को ही गोली मार दी गई थी। अब आगे की कहानी में हम कुछ ना कुछ बेहतर जानेंगे, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि अमेरिका कैसे दुनिया पर राज कर रहा है। तो फिर से एक बार याद दिला दूं, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करिए, जो बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करिए, उनको भी बताइए, अपने बच्चों को सुनाइए वर्ल्ड के बारे में, देश दुनिया के बारे में। और अमेरिका का जो पूरा एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक अपने घर के बच्चों को सुनाइए, जिससे उन्हें पता चल सके कि कभी आज जो दुनिया में सुपर पावर अमेरिका है वो कभी ब्रिटेन का गुलाम था, और भारत भी कभी ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन अमेरिका की इकॉनमी क्या है और भारत की इकॉनमी क्या है? अमेरिका की इकॉनमी लगभग कई गुना ज़्यादा भारत से है। तो भाई जानना तो पड़ेगा ही कि इकॉनमी कैसे बढ़ती है। और भारत, अमेरिका, रसिया या दुनिया के कोई भी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़कर सभी के साथ इसके मधुर संबंध है। फिलहाल पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाइना के साथ भी बीच में नहीं था, चाइना से युद्ध भी हुए थे, भारत उससे युद्ध हार भी चुका है। और अब भारत और चाइना फिलहाल अभी के लिए तो एक होके यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं। दुनिया को यही मैसेज दिया गया है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो फिर से याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।